हेलो एवरीवन, मैं फुरकान अंसारी एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब चैनल आईटी मंच में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के पेपर में, जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें दूसरे नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर ट्रू या फॉल्स में देना होता है। यानी कि आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर में एक स्टेटमेंट लिखा होगा, वो या तो आपका ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो आइए सबसे पहले हम इस सेशन के पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2.1, array int a of 5 can be used to store 5 characters a, b, c, d and e into it। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि आपको जो एरे दिया गया है वो इंटीज़र टाइप का है। इंटीज़र टाइप का एक एरे ए है जिसमें आपको 5 एलिमेंट स्टोर करना है, और वो 5 एलिमेंट्स ऐसे आपको सामान्यतः इंटीज़र टाइप के होने चाहिए। लेकिन जब आपको यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं वो सभी आपके कैरेक्टर्स दिए गए हैं। अब आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या ये इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा कोड मैंने लिखा हुआ है। इस कोड में आप ध्यान से देखिए, सेम मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इन सभी को यहाँ पर इस तरह से स्टोर कराया है। पहले आपको मैंने इंटीज़र के रूप में प्रिंट कराया, और फिर दूसरा आपका यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो आपका कैरेक्टर के रूप में। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़रा इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। इसका रिज़ल्ट आपके सामने है, यहाँ पर 97 ए का स्काई कोड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए में जो आपका यहाँ पर एरे दिया हुआ है, इस ए में आपका जो ए बी सी डी है वो सब स्टोर तो हो जाएंगे, लेकिन उनका टाइप कन्वर्ज़न हो जाएगा। टाइप कन्वर्ज़न होने पर जहाँ पर ए ऑफ 0 है वहाँ पर आपका जो पहला कैरेक्टर आपने दिया है ए, उसका आस्काई कोड स्टोर होगा। फिर दूसरी इंडेक्स पर बी का आस्काई कोड। इस तरह से पांचों एलिमेंट्स जो कैरेक्टर टाइप के आपने दिए हैं उन सब का आस्काई कोड यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जब आप इनको एक्सेस करना चाहेंगे, यदि आप कैरेक्टर ही चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग %c के साथ जब आप इनकी प्रिंटिंग करा लेंगे तो आउटपुट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पास ए बी सी इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग पूरी नहीं कराई है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स की कराई है, इसलिए आपको ए बी सी मिल रहा है। आप इसी तरह से 1 2 3 जो आपका 0 1 2 है, इसी में आप प्रिंटिंग 3 और 4 का भी करा लेंगे तो डी और ई भी आपको सामने दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको पता चल रहा है कि जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये ट्रू है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आईएनटी टाइप के वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यूज़ कैसे स्टोर होंगी। तो एक बात मैं और आपको जल्दी से बता दूं कि कैरेक्टर और शॉर्ट इंटीजर जो भी वैल्यूज़ होती हैं, पहले उनका टाइप कन्वर्जन होता है इंटरनली इंटीजर टाइप में, तब जाकर के कोई कैलकुलेशन होता है। इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज वॉज इनिशियली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड एट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। क्या ये बात सही है? आपको पहली और दूसरी क्लास में बताया गया है कि जो सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था वो AT&T बेल लैबोरेटरीज़ USA में हुआ था, और उसके डेवलपर थे डेनिस मार्टिन रिची, जिनको आप सामान्यतः डेनिस रिची भी कहते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो आपका पहला
2.2 है, इसका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेमीकोलन। अ सेमीकोलन मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर क्लोजिंग द कंडीशनल एक्सप्रेशन इन अ डू वाइल कंस्ट्रक्ट। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका डू वाइल लूप है उसका जहाँ पे कंडीशन दिया होता है उसके बाद सेमीकोलन आवश्यक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर लूप 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, 2 प्रकार के लूप होते हैं और 3 होते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको 3 प्रकार बताएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। 2 प्रकार के लूप होते हैं, एंट्री टेस्ट लूप और एग्जिट टेस्ट लूप। एंट्री टेस्ट लूप में फॉर लूप और वाइल लूप होते हैं, जिनकी कंडीशन की चेकिंग के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगता है। जबकि आपका डू वाइल लूप है, डू पहले लिखा जाता है और अंत में जब आप वाइल पर कंडीशन चेक करते हैं तो वहाँ पर सेमीकोलन लगाना आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, टर्नरी एक्सप्रेशन इज़ अ सेलेक्टिव कंट्रोल कंस्ट्रक्ट। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका ये जो टर्नरी ऑपरेटर है वो आपके सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स का शॉर्ट हैंड वर्जन है। इस प्रकार से ये आंसर भी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2.5, ऑल द फंक्शन एक्सेप्ट मेन फंक्शन डू नॉट एग्जीक्यूट ऑन देयर ओन, दे रिक्वायर अ कॉलिंग फंक्शन। इसका मतलब ये है कि इस कथन में ये कहा गया है कि जितने भी आपके फंक्शंस हों, चाहे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हों या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस हो, मेन फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शंस हैं, चाहे वो लाइब्रेरी फंक्शंस हो या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो अपने आप से एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, उनको कॉल करने की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप मेन फंक्शन लिखते हैं तो मेन फंक्शन की बॉडी में आप प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस की कॉलिंग है। और साथ ही साथ जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर बहुत सारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं, तो उनको भी कॉल करने की आवश्यकता होती है। अब एक क्वेश्चन इसी से और निकलता है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि इस मेन फंक्शन को फिर कौन कॉल करता है, ये क्या अपने आप से कॉल हो जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, आपसे कभी पूछा जा सकता है आपके वाइवा में या फिर एग्ज़ाम में कि मेन फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस कंप्यूटर पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे होंगे उसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वही आपके इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ट्रू होना चाहिए या कंफर्म आपका ये आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6, रिकर्सिव कॉल इज़ नॉट अलाउड फॉर मेन फंक्शन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिकर्सिव कॉल क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को ही अपनी बॉडी में कॉल करते हों उन्हीं को रिकर्सिव कॉल कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले के वीडियो में एक जगह पर एक क्वेश्चन में आपका कोड दिया गया था जिसमें स्टैटिक वेरिएबल के इस्तेमाल के साथ वहाँ पर मेन फंक्शन को 2 बार कॉल किया गया है, यानी कि मेन फंक्शन की बॉडी में मेन फंक्शन को ही कॉल करना। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है कि आप किसी भी मेन फंक्शन की बॉडी में उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है रिकर्सिव कॉल इज़ नॉट अलाउड फॉर मेन फंक्शन, ये बिल्कुल गलत है। मेन फंक्शन के लिए भी रिकर्सिव कॉल अलाउड है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आया होगा कि मेन फंक्शन को भी रिकर्सिवली हम कॉल कर सकते हैं और बार बार कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 2.7 में आपके पास अगला क्वेश्चन है, अ स्ट्रक्चर कैन नॉट कंटेन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ एज इट्स मेंबर। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप की बॉडी में
या जो उसके मेंबर्स हैं उसमें दोबारा कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। आप एक स्ट्रक्चर की बॉडी में 2 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर जितने भी चाहें एज अ मेंबर यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 2.7 का जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है जिसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, एरे, स्ट्रक्चर या यूनियन सभी तरह के जो आपके डेटा टाइप्स हैं उनके मेंबर्स हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से पता ये चल रहा है कि 2.7 का आंसर फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास मिल रहा है 2.8 में, पॉइंटर टू पॉइंटर इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉइंटर हुज कंटेंट्स आर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बार फिर से बताया था कि पॉइंटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करते हैं। जब यहाँ पर बात आती है किसी पॉइंटर वेरिएबल का, आपने कहा कि पॉइंटर वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, और फिर अगर हमें पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना होगा तब कौन से वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय आपके पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हमें ये कंफर्म हो गया कि ये 2.8 का आंसर बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है। ये तो 2.8 का आंसर ट्रू होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, इन सी देयर इज़ अ फंक्शन नेम strcat used to concatenate two strings। इस कथन में ये कहा जा रहा है कि सी लैंग्वेज में strcat नाम का एक फंक्शन होता है जो कि 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा strcat नाम का फंक्शन string.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। जब भी हमें प्रोग्राम में strcat का यूज़ करना होगा हमें उस समय अपने प्रोग्राम में string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसका बिहेवियर ये है, इस फंक्शन का, इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि 2 स्ट्रिंग्स को ये जोड़ता है। जैसे पहला आर्गुमेंट आप जो पास करेंगे, मान लीजिए कि पहला आर्गुमेंट आपने IT पास किया और दूसरा आर्गुमेंट आपने यहाँ पे मंच पास किया, तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा पहले इस वेरिएबल में, जो पहला वेरिएबल में रिज़ल्ट आएगा उसमें IT मंच आएगा। यानी कि ये 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने वाला, जोड़ने वाला फंक्शन है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आंसर ट्रू होगा। लास्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज़ ऑफ प्री डिफाइंड मैक्रोज कैन बी प्रिंटेड यूजिंग printf स्टेटमेंट इन प्रोग्राम। ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसी भी मैक्रो स्ट्रक्चर या फिर दूसरे अदर जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को अगर ऑन स्क्रीन शो कराना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ द printf स्टेटमेंट। मीन्स दैट वेयर यू वांट टू print the value of any macros then you can use the printf statement। guys, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उन सबको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसका आप रिवीजन करके बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार आते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। अगले वीडियो में मैं आपको इन्हीं तरह के कुछ और बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलता हूँ। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।